नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है ये पति और पत्नी के प्रेम को तार तार करती हुई कहानी है, जो कि अभी हालिया घटित हुई है 31 जुलाई 2023। 2010 में पति पत्नी की शादी होती है। जैसा कि आज का जो राज्य है वो है राजस्थान, और राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर। भरतपुर में रहने वाले मनी राम जाट, जिनके 3 बेटे हैं। एक बेटा गांव में खेती किसानी करता है, दूसरा बेटा आर्मी में है और तीसरा बेटा प्राइवेट जॉब करता है। मनी राम का जो बड़ा बेटा है संजय जाट, उसकी शादी 2010 में मथुरा की रहने वाली पूनम जाट से हुई थी। पूनम जाट जब शादी होकर मनीराम जी के घर आई तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही संस्कारी और घर परिवार को लेके चलने वाली महिला थी। शादी हो जाती है, परिवार में आती हैं, परिवार में महिलाओं का सम्मान किया जाता था। इस उद्देश्य से वो आगे अपने पढ़ने की इच्छा भी जताती हैं। तो जो संजय था गांव में खेती किसानी करता था, स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए उससे जो भी हो सकता है वो प्रयास करता है। और दोनों की शादी भी अच्छी अच्छी चल रही थी, जिसके कारण उनके 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम सुहाना, जो कि 13 साल की है और 7वीं क्लास में पढ़ती है। दूसरे और 2 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम इंद्रजीत, जो 10 साल का है और कक्षा 1 में पढ़ता है। दूसरे बेटे का नाम अमरजीत, जो LKG में पढ़ता है और 6 साल का है। परिवार अच्छा चल रहा था। फिर पत्नी पढ़ाई की इच्छा जाहिर करती है तो पति उसे पढ़ाने में लग जाता है और उसकी पोस्टिंग CRPF में 2014 में हो जाती है। पोस्टिंग होने की वजह से उसका ट्रांसफ़र भी इधर उधर हुआ करता था। अब बच्चों की जिम्मेदारी परिवार के लोगों पर थी। वो जहाँ पर भी पोस्टिंग होती थी वहाँ जाती थी। ऐसे में ही उसकी पोस्टिंग होती है एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर श्रीनगर। वहाँ पर उसकी दोस्ती जो है राम प्रताप गुर्जर से हो जाती है। राम प्रताप गुर्जर जो कि CRPF में ही कांस्टेबल था, और जैसा कि पूनम भी CRPF में ही कार्यरत थी। दोनों की दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित हो जाती है और दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। ऐसे में यह प्यार जैसे जैसे परवान चढ़ता है, इसकी खबर संजय को भी पता चल जाती है। वो जब पूनम से बात करता है कि तुम्हारा दोनों लोगों का मामला क्या है, तो वो कहती है ये मेरा मुंह बोला भाई है, और जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन संजय को कहीं ना कहीं उसकी जो नज़दीकियां थीं वो खलने लगती हैं, और पूनम राम प्रताप से बात करने के लिए एक दूसरा मोबाइल भी यूज करती थी, जो संजय की जानकारी में न था। इसकी शिकायत उसने पूनम की बहनों से भी की, लेकिन उस पर पूनम की बहनों ने भी जो पूनम कह रही थी वही बात कह के टाल देती हैं। अच्छा, धीरे धीरे संजय इसी बात को लेकर उससे बार बार बात किया करता था, बार बार पूछा करता था। लेकिन धीरे धीरे जब इस प्रकार में ज़्यादा पूछताछ, ज़्यादा बहस होने लगी, तो ये रिश्ता धीरे धीरे खटास की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे में बार बार वो समझाती है, लेकिन संजय को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका राम प्रताप के साथ कोई ना कोई चक्कर है। राम प्रताप जो विशालू के मोहताल की एक ढाड़ी बांसूर क्षेत्र का एक गांव है, ढाड़ी जिला अलवर में पड़ता है, वहां का रहने वाला था। और ऐसे में वो संजय को बहुत कम फ़ोन करती है, लेकिन राम प्रताप को वो बार बार फ़ोन करती है। वे मना भी करता है, लेकिन वो बिना फ़ोन किए रह नहीं पाती है। शादी के 13 साल हो चुके थे, लेकिन इस उम्र में 3 बच्चे होने के बावजूद भी प्यार सारी सीमाएं लांघ जाता है। और जब
दोनों के रिश्तों में संजय रोड़ा बनने लगता है, तो वो अपनी ये सारी बात अपने प्रेमी राम प्रताप को बताती है। तो राम प्रताप कहता है कि ऐसे तो हम लोग एक नहीं हो सकते, क्योंकि राम प्रताप भी शादीशुदा था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही चाहने लगते हैं। तो कहता ये ऐसे नहीं मानेगा, कहीं ना कहीं इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसलिए दोनों प्लान करते हैं और 31 जुलाई को वो राम प्रताप को दिल्ली, जो कि दिल्ली में वो किराए के मकान में रहती थी, द्वारिका सेक्टर 8 में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर इस समय वह कार्यरत थी, बुलाती है। तो संजय अपने घर से सुबह 8 बजे अपने पिता को मनीराम जी को ये बता के निकलता है कि अपनी पत्नी से मिलने वो दिल्ली जा रहा है। जब वो दिल्ली जा रहा होता है तो शाम को 5 बजे उसके पिताजी पुनः फ़ोन करते हैं और पूछते हैं बेटा कहाँ पहुँचे हो। तो वो कहता है मैं अभी मेट्रो में हूँ, अभी जब मैं पहुँच जाऊँगा तब आप लोगों से बात करूँगा। और उसके बाद जब थोड़ी देर और बीत जाती है तो उनके घर वाले पुनः फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। ऐसे में बार बार वो लोग फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन की कोई भी जानकारी नहीं थी, स्विच ऑफ बता रहा था। ऐसे में वो पूनम को फ़ोन मिलाते हैं, तो पूनम कहती है कि मैं ड्यूटी पर हूँ। तो वो कहते हैं कि वो आया है कि नहीं, संजय आप आया है कि नहीं। तो कह रहे संजय तो यहाँ नहीं आया है। ऐसे में उसके पिता कहते हैं वो तो आपके पास ही आने को बता के घर से निकला था, लेकिन अभी तक पहुँचा कैसे नहीं। तो कहती है संजय तो यहाँ नहीं आया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पिता को शंका होने लगती है कि संजय आखिर दिल्ली नहीं पहुंचा, पूनम के पास नहीं पहुंचा, तो आखिर कहाँ चला गया। तो वो कहते हैं कि तुम भी ढूंढो मैं भी ढूंढता हूँ। ऐसे में वो अपने स्तर से सारे रिश्तेदार नातेदार जो भी सगे संबंधी थे उनसे जानकारी ली जाती है कि क्या संजय तुम्हारे घर आया। उधर उसका नंबर भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में अगले दिन तक के जब फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है, कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, तो संजय के पिता मनीराम फिर पूनम को फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ, और क्योंकि संजय अगर वहाँ नहीं पहुँचा है तो कहाँ चला गया आखिर, हम लोग इसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो वो कहती है कि मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ऐसे में संजय के पिता का संग कहीं लगता है कहीं इसने ही तो नहीं मेरी लड़के के साथ कुछ गलत कर दिया है। जब 1-2 दिन बीत जाते हैं तो संजय के पिता जो वहाँ का नज़दीकी थाना है भरतपुर ज़िले का थाना खो, उसमें संजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और वो बताते हैं कि मेरा बेटा 31 जुलाई को सुबह 8 बजे दिल्ली अपनी पत्नी से मिलने गया था। शाम को 5 बजे मैंने पुनः फ़ोन किया तो उसका फ़ोन वो मेट्रो में था, उसने कहा बात करूँगा, लेकिन उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। 1 तारीख को मैंने उसको बहुत ढूंढा, बहुत प्रयास किया, सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदारों से भी बात किया, लेकिन उसका पता भी नहीं चल पा रहा है। और इधर मैंने अपनी बहू से भी बात किया तो वो कह रही है कि वहाँ नहीं पहुँचा है। अब मुझे कहीं ना कहीं शंका है कि कोई उसके साथ अनहोनी ना हो गई हो। ऐसे में पुलिस FIR पंजीकृत करती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। वह जो बहू थी वो बता रही थी कि मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। फिर पुलिस प्रशासन व परिवार के लोगों से हेडक्वार्टर में फ़ोन करने के बाद उसको छुट्टी मिल जाती है और वो भरतपुर के थाना खो के अंतर्गत जो गांव पड़ता है नरेना चौथ, वहां आती है। और क्योंकि पुलिस को उनके ससुर मनीराम ने बताया था, कहीं ना कहीं शंका थी। ऐसे में पूनम से पूछताछ की जाती है, लेकिन पूनम पूछताछ में इधर उधर की बातें करके घुमाया करती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से महिला कर्मियों की मदद से पूछताछ करती है तो उसका नंबर लिया जाता है, उसके नंबर की CDR, मोबाइल लोकेशन और फ़ोन की सारी डिटेल निकाली जाती है। तो उसके फ़ोन में उसकी राम प्रताप नामक शख्स से बहुत बार बात होना पाया गया था। ऐसे में राम प्रताप की जानकारी उसके माध्यम से ही ली जाती है और उसी के माध्यम से राम प्रताप को अपने पास बुलाया जाता है। और राम प्रताप को पुलिस जब पकड़ कर थाने लाती है
तो वो भी कहता है मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो राम प्रताप टूट जाता है और बताता क्या है कि मेरी और पूनम की दोस्ती श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई थी। हम दोनों आपस में प्रेम करने लगे थे। कहीं ना कहीं संजय हमारे दोनों लोगों के प्यार में रोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने उसको अपने रास्ते से हटाने का प्लान कर लिया। और हम जैसा कि मैंने प्लान किया था वैसे ही पूनम ने 31 जुलाई को उसे अपने पास बुलाया। जब वो मेट्रो से उतरकर पास आया तो हम लोग पहले से ही कार में उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो कार में, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पूनम पीछे बैठी थी, आया तो उसको बगल वाली सीट पर बैठा लिया और जैसे ही मौका मिला पीछे से रुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को गाड़ी की डिग्गी में छुपाकर मैं सीधे अलवर राजस्थान आ गया और वहाँ पर उसको शव को दफना दिया और पूनम अपने ड्यूटी पर चली गई, जो कि द्वारिका के सेक्टर 8 में मेट्रो पर उसकी ड्यूटी इस समय चल रही है। ऐसे में दोनों लोगों ने इस निर्दयी निर्ममतापूर्व किए गए हत्याकांड को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद दोनों लोगों की निशानदेही पर उस शव को, जो विवेकानंद स्कूल है, वहाँ अलवर ज़िले का बांसुर ढाणी के पास जो विवेकानंद स्कूल है, उसके जो खाली पड़ा प्लाट है वहीं पर उसने शव को दफनाया था। पुलिस उसको खुदवाती है और शव को निकालने के बाद, जैसा उन्होंने बताया था वो संजय का ही शव था, उसको पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दोनों लोगों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज देती है। लेकिन ये जो घटना अभी 31 जुलाई 2023 को हुई, ये घटना कहीं ना कहीं रिश्तों को तार तार करती है, क्योंकि एक पति जो अपनी पत्नी को पढ़ाता है, पढ़ा लिखा के CRPF में कांस्टेबल पद पे तैनात करवाता है और वो अच्छे से नौकरी कर रही थी, उसके 3 बच्चे थे, उम्र का भी लिहाज नहीं, अपनी नौकरी का भी कोई डर नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी डर नहीं। जिस पति के साथ 7 जन्मों का वादा किया था और उस वादे को निभाने का भी नहीं। उधर राम प्रताप भी जो शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं, उसे भी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं, एक दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर। और एक किसान, अच्छे परिवार का लड़का संजय जाट, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, इसीलिए उसके एक बुलावे पर सीधा भरतपुर राजस्थान से दिल्ली चला आया और वो इन लोगों के षड्यंत्र का शिकार बन गया। ऐसे घटनाएं हमें सोचने पर, हमें समझने पर मजबूर कर देती हैं। क्या रिश्ते और सामाजिकता दिन प्रतिदिन इतना गिरती जा रही है, जिसमें लोग अपने प्यार को पाने के लिए अपने झूठी हवस और अपने झूठे दिखावे के लिए अपने रिश्तों का भी खून करने में जरा सा भी नहीं घबराते। हमें ऐसी घटनाओं से, ऐसे कांडों से, ऐसी वारदातों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में हत्या और 180 किलोमीटर दूर बांसुर अलवर ज़िले का एक क्षेत्र जहां पर उसका खुद का प्लाट था, वहां पर लाकर लाश जलाना। क्योंकि इस समय जब घटना हुई उस समय जो राम प्रताप है वो नागालैंड में कार्यरत है और उसकी प्रेमिका पूनम दिल्ली में है, और नागालैंड से आकर उसकी हत्या करना, ये हमें बहुत कुछ सोचने पर, बहुत कुछ समझने पर मजबूर करता है। इसीलिए आप लोग हर प्रकार, हर समय, हर जगह सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।